हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है IIT JEE नॉक्टर्नल्स। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। चलिए शुरू करें। तो मैथमेटिक्स का ये हमारा जो चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये हमारे क्लास 12th का पहला चैप्टर होता है। और चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिसेस की और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं मैट्रिसेस पे। देन हम मूव करेंगे डिटर्मिनेंट्स पे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो देखिए, मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगुलर अरे है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है आपके पास, जिसमें रोज और कॉलम्स की मदद से हम नंबर्स को या एंटिटीज़ को जो है अरेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास m नंबर ऑफ, इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं m इंटू एन से। यहाँ m और n जो है रियल भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। m रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन को या रोज को, यानी कि ये जो है आपके पास, ये जिधर ये लिखा हुआ है A11 A12 एंड सो ऑन, तो ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं रो को, और n आपका रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल लाइंस को। तो यहाँ पे m इंटू एन के फॉर्मेट में से लिखा जाता है और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिखते हैं, और इसको पूरे को हम कहते हैं हमारा ये जो पूरा हमारा होता है ये हमारे पास कहलाता है हमारा मैट्रिक्स, यानी ये जो पूरा ब्लॉक है ये हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो इन ब्रीफ द अबव मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय A इक्वल टू Aij m इंटू एन। अब ये देखिए, ये है हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन एक मैट्रिक्स का। यहाँ पे Aij जो है, A यहाँ पे आपका जो एंटिटी है वो है, Ij है उसका रो नंबर और कॉलम नंबर। जैसे कि A11 है तो यहाँ I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 है, यानी इसका रो नंबर भी 1 है और इसका कॉलम नंबर भी 1 है। फिर बात करते हैं हमारे पास A12 की। तो इसके अंदर हमारा रो नंबर तो 1 ही है क्योंकि ये इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में ही है, लेकिन जो इसका कॉलम नंबर है वो 2 है क्योंकि वर्टिकल लाइन नंबर 2 के अंदर आ जाता है। और जनरल अगर हम देखें, यानी जो लास्ट एलिमेंट अगर हम माने AMN मैट्रिक्स है हमारी, कोई भी m क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स है तो उसका लास्ट जो हमारे पास एंटिटी आएगी वो AMN आएगी। वो जो होगी वो mth रो में होगी और nth जो है कॉलम के अंदर आपको मिलेगा। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए। अगर आप यहाँ 2 ले लें, यहाँ पे भी 2 ले लें, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे यही सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाएगी। Aij बिलोंग्स टू ith रो एंड jth कॉलम एंड इज कॉल्ड द ijth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। अब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अगर मैट्रिक्स एसिमेट्रिकल है, यानी कि सिमेट्रिकल नहीं है यहाँ पे हमारे पास, यानी कि उसके अंदर रोज और कॉलम बराबर नहीं है, यहाँ पे हम सिमेट्रिकल टर्म इस कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। आगे हम जाएंगे तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बोलें तो अलग चीज़ होगी। यहाँ हम सिमेट्रिक वर्ड को यूज़ कर रहे हैं उस कंटेक्स्ट में कि वहाँ पर रोज और कॉलम जो हैं वो बराबर नहीं है। उस केस में हम जो है, सपोज ये मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसमें आप देखिए हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि ये 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास। अब यहाँ एक नोट दे रखा है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके अंदर यहाँ पे एक एलिमेंट है सपोज 1 1 1 और 1 1 1 की ही ये पूरी मैट्रिक्स आपके पास है, और ये 3 इंटू 3 की अगर आपकी पूरी मैट्रिक्स होती है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, जिसमें रोज और कॉलम जो है बराबर हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और जब हमारे पास रोज और कॉलम बराबर होते हैं, यानी हमारे पास जो है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और जब हमसे पूछा जाए कि ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है इसका आपके पास ऑर्डर कितना आएगा, तो हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 है। हम 3 इंटू 3 नहीं बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम खाली जो नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि दोनों सेम ही है, एक बोल देते हैं, यानी 3 बोल देते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका मतलब है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम जो है वो 3 3 हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है, उसके बारे में देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ डिटर्मिनेंट एंड अ मैट्रिक्स इज दैट अ डिटर्मिनेंट हैज अ सर्टेन वैल्यू व्हाइल द मैट्रिक्स हैज नन। द मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज। देखिए यहाँ बात हो रही है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जो है हमारे डिफरेंस के बारे में।
तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसके बाद हम डिटर्मिनेंट पे जाएंगे, लेकिन यहाँ एक बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारी जो मैट्रिक्स होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बस एक अरेंजमेंट है। हमने जब इसको डिफाइन करा था तब भी हमने ये बोला था कि इट इज़ एन रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक अरे है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू, सर्टेन वैल्यू नहीं मिलती हमारे को। आप देख लीजिए ये लिखा है बस यहाँ पे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाए, यानी कि इसको दो लाइंस के बीच में लिख दिया जाए इसी चीज़ को 1 1 1 और ये पूरा आपका जो भी था ये सपोज इसके अंदर लिखा है, तो इसकी एक डेफिनेट वैल्यू है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी एक हमारे पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पे पहला बड़ा डिफरेंस जो है हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में जो पता चला है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के बीच में, वो ये है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यानी उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती ही है। लेकिन जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसकी कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, वो बस एक अरेंजमेंट दे रखा है हमारे को एंटिटीज़ का, क्वांटिटीज़ का, और कुछ नहीं। नेक्स्ट नोट हमारे पास आता है द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स में बी रियल और कॉम्प्लेक्स, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर रियल देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रियल मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट बात आती है कि अब मैट्रिक्स के अंदर अरेंजमेंट कर रहे हैं हम, तो नंबर्स का कर रहे हैं। अब नंबर्स का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये नंबर कौन से होंगे, तो यहाँ कहा गया है कि आपके नंबर कोई से भी हो सकते हैं। नंबर आप यहाँ पे रियल नंबर भी अरेंज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अगर एक मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट रियल हैं, यानी कि एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने अरेंजमेंट में नहीं लिया है, आपकी पूरी मैट्रिक्स में हर एलिमेंट रियल नंबर है, तो आपकी मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स कहलाएगी। बट अगर आपका यहाँ पे एक भी जगह आपने कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ किया है, या सपोज मान लेते हैं यही हमारी मैट्रिक्स है ये वाली, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास -1 आयोटा लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -1 आयोटा। तो ये -1 आयोटा आने से आपकी जो मैट्रिक्स थी अब वो रियल नहीं रही है, अब ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गई है जिसमें इमेजिनरी नंबर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। अब दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है, हमें कुछ नहीं दिया, हमें मैट्रिक्स दे नहीं रखी, हमें दे रखा है देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2, बस हमें इतना क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, और फिर हमसे पूछ रखा है हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन दिस मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें मैट्रिक्स तो दी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जो आपका ऑर्डर है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जो ये m की वैल्यू है और जो n की वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 6। यानी कि जो मैट्रिक्स आपके पास है जो 3 × 2 ऑर्डर की होगी, यानी जितनी भी मैट्रिक्सेस जो 3 × 2 ऑर्डर की हैं उन सब में 6 एलिमेंट होंगे, ये हमें पता चलता है। और यही हमारा अगला नोट था कि m × n मैट्रिक्स हैज m.n, यानी दोनों का प्रोडक्ट ले लिया हमने m और n का, m × n एलिमेंट्स। नेक्स्ट आती है टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात। अब यहाँ पे हम कुछ मैट्रिसेस के टाइप देखते हैं। पहला हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स, इसके अंदर आपके पास रो एक ही होगी, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m की वैल्यू हमेशा 1 रहे, या ये देख सकते हैं आप, या जनरल फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर m की वैल्यू हमेशा 1 रहती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ आपको एग्जांपल भी दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कॉलम मैट्रिक्स की। ऐसी मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, रो मैट्रिक्स से हम सीख गए कि भैया रो नाम जब दिया जब एक ही रो होगी, तो कॉलम नाम कब देंगे जब एक ही कॉलम होगा, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स कौन सी होगी, अब जैसा कि इसका नाम है इससे कुछ आइडिया लग रहा है। अब देखिए यहाँ आप ऑर्डर पे तो जा नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर जीरो होगा नहीं, ऑर्डर ही जीरो हो जाएगा तो फिर वो हमारे पास मैट्रिक्स ही नहीं बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे हमारी मैट्रिक्स के अंदर, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, उसका हर एलिमेंट जीरो होगा। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आप ले लो, 2 × 3 ऑर्डर के ले लो, 3 × 3 ऑर्डर के ले लो, या 3 ऑर्डर या 3 × 2 ऑर्डर के ले लो, उसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट बात आती है सिंगलटन मैट्रिक्स। अब सिंगलटन मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास m_1 n_1, सिंगलटन मतलब 1 होता है। हम सेट चैप्टर पढ़ते थे, उसमें हम सिंगलटन सेट की बात करते थे, तो सिंगलटन सेट में हमारे पास हमेशा एक एलिमेंट हुआ करता था। उसी तरह सिंगलटन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होगी, हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक ही कॉम्पोनेंट होगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारा जो m है और जो n है उन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगी, कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल ज़्यादा कब लगेगी, जब उसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा हो। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसमें n ग्रेटर देन m है, यानी कि इसकी जो विड्थ है ये ज़्यादा है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लग रही है। यानी कि जब भी आपके पास n की वैल्यू m से ज़्यादा होगी वो आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास जो रोज हैं उसकी वैल्यू कम है, हमारे पास नंबर रो की वैल्यू ज़्यादा है कॉलम से, यानी m ग्रेटर देन n है अगर हमारे पास, तो वो मैट्रिक्स हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स लग जाएगी। यानी आप देख सकते हैं इसकी हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, इसकी विड्थ कम है इसकी हाइट से, यानी m ग्रेटर देन n होगा यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो जाएंगी कॉलम से। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया था, यहाँ पे आ गया है वो कि अगर आपके पास m इज इक्वल टू n है तो वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 की ऑर्डर की, या फिर हम बोले 3 ऑर्डर की, तो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ट्रेस, अब यहाँ पे जब स्क्वायर मैट्रिक्स आती है तो इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं एक डायगोनल बनता है जो कि है A11, A22, A33। अब अगर ये n इंटू n ऑर्डर की है तो ये हो जाएगा A11, A22, A33, A44 सो ऑन टिल ANM। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास डायगोनल बनता है और इस डायगोनल के एलिमेंट का जो सम होता है वो कहलाता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि ये जितने भी एलिमेंट इस डायगोनल पे आपको मिल रहे हैं इनका अगर आप सबका सम करेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी उसको हम कहेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये आपके पास उसे जनरल फॉर्म के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स में अब क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स, अब यहाँ पे हमने बात कर ली है स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो अगर आप बोलें कि स्क्वायर मैट्रिक्स तक थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो अब आगे जो थोड़े 3-4 हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे स्पेशल टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जनरल फॉर्म है, अब इसमें भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, इसके भी कुछ स्पेशल फॉर्म्स हो सकते हैं, तो उस पर हम चलते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होने वाला है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी उसमें जो खाली डायगोनल के एलिमेंट है, मेजर डायगोनल के एलिमेंट है, ये कहलाता है मेजर डायगोनल, और ये वाला जो होता है आपका ये कहलाता है माइनर डायगोनल। इस डायगोनल के एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे आपके वो सारे जीरो होंगे। यानी अ मैट्रिक्स विच हैव नॉन जीरो एलिमेंट एट द डायगोनल वेयर एज ऑल द एलिमेंट्स अदर देन द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो इसे कहा जाता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात आती है हमारे स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास होता है कि डायगोनल के एलिमेंट, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस आप इसको बोल लीजिए, ये दोनों जो हैं स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये दोनों आपके डायगोनल मैट्रिक्स के स्पेशल केस हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, स्केलर मैट्रिक्स हम कौन सी मैट्रिक्स को बोल रहे हैं, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, लेकिन यहाँ एक और चीज़ क्या हो रही है, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो तीनों इक्वल होंगे। यानी कि ये देख सकते हैं आप -7, -7, -7। जब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट होने थे, यानी कुछ भी हो सकता है बस जीरो नहीं होगा। लेकिन जब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बाकी सारे तो जीरो हैं ही, लेकिन जो हमारा डायगोनल का एलिमेंट है, जितने भी डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं वो सारे इक्वल होंगे। अगर एक -7 है तो बाकी दोनों भी -7 होंगे, एक 1 है तो बाकी दोनों भी 1 होंगे, इस तरह से। अब बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। अब यूनिट मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, इसका स्पेशल केस बोल लीजिए या इसका स्पेशल केस बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंपल है, यूनिट वर्ड दिख गया यानी 1 आएगा। अब यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो जाते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0, यानी कि डायगोनल एलिमेंट जितने भी होंगे ये वाले जो थे ये सब 1 हो जाएंगे। ये हमने यहाँ बात करी थी, यहाँ पे कुछ भी था, यहाँ पे इक्वल होंगे, यहाँ पे इक्वल होने के साथ साथ क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सारे बाकी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, यानी हर यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगी। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास क्या कंडीशन थी कि डायगोनल के जो एलिमेंट है हमारे वो जो हैं इक्वल होने चाहिए हैं, और यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास है कि डायगोनल के एलिमेंट इक्वल तो हैं ही, साथ के साथ वो 1 भी हैं, यानी कि वो इक्वल टू 1 भी हो जाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ बात करें तो बात आती है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अपने दो टाइप होते हैं, एक होता है अपर ट्राइंगुलर और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर। ये सब आप देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात हो रही है यहाँ पे, और कोई मैट्रिक्स के लिए अप्लाइड नहीं है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो माना ट्राइंगुलर एग्जिस्ट करेगी, ना डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, ना यूनिट मैट्रिक्स, ना स्केलर मैट्रिक्स, कुछ नहीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं जब इसकी शुरुआत है वहीं लिखा हुआ है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यानी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही हम बात करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पार्ट में हमारे पास पहला आता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास क्या होगा कि जिस जिस का i ग्रेटर देन j है, यानी जिस जिस एलिमेंट में i j से बड़ा है उस एलिमेंट का हमारे पास जो है वैल्यू वो 0 हो जाएगा। इसको ऐसे मत देखिए, आप वापस पीछे आइए। यहाँ हमने जब इधर ये करा था कि डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, और इसमें यहाँ वाले जो एलिमेंट हैं यानी डायगोनल के जो एलिमेंट है हमारे, इसको छोड़ के बाकी सारे 0 हो गए थे। यहाँ आप देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये एक ट्राइंगल है और आप ये देखो ये दूसरा ट्राइंगल है, दिख रहा है। अब ऊपर वाला ट्राइंगल है तो अपर ट्राइंगुलर और नीचे वाला ट्राइंगल है तो लोअर ट्राइंगुलर। लेकिन अगर अपर वाले ट्राइंगल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं तो अपर ट्राइंगुलर, और नीचे वाले ट्राइंगल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं तो लोअर ट्राइंगुलर। ये तो थी हमारी जनरल बात, लेमन लैंग्वेज में हमने बात करी। मैथमेटिक्स की टर्म में अगर बात करें तो हमारे पास अपर ट्राइंगुलर के लिए कंडीशन होती है aij इज इक्वल टू 0 व्हेन i ग्रेटर देन j, और aij इक्वल टू 0 i लेस देन j, ये हमारी कंडीशन है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब बात आती है सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ फिर से हमारा जो आगे वाला पार्ट है डिटर्मिनेंट, उसका यूज़ आता है। एक ऐसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स फिर बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है, ये हम आगे अभी देखेंगे। आपको मैं यहाँ बाद में डिटेल में हम बात करेंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रीफ है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होता है। अब हमारे पास बात आई है सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसके अंदर आपको एलिमेंट दे रखे हैं, और अगर आप उनका डिटर्मिनेंट निकालने गए और वो 0 आता है तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास आती है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने बात करी थी सिमेट्रिक और वो वाली, तो एक सिंपल बात करे थे। अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स की टर्म के अंदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ऐसी दो मैट्रिसेस आएंगी। ये दोनों भी स्क्वायर मैट्रिसेस ही होंगी, यानी अब हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की ही बात कर रहे हैं। हमने जनरल मैट्रिक्स की बात करना भी बंद कर रखा है, हम खाली स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं और उसमें स्पेशल केसेस देखते जा रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर इक्वल टू द लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, यानी कि ऊपर ट्रायंगल, यानी ये आपका डायगोनल था, डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट आपके पास थे वो और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट वो इक्वल होंगे। या फिर हम मैथ्स की लैंग्वेज में बोलें तो aij इज इक्वल टू aji, यानी कि a12 था 2 और a21 भी क्या है 2। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोज की बात करते हैं। तो ट्रांसपोज और मैट्रिक्स थोड़ा सा आगे आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, रो की वैल्यू को हम कॉलम में लिख देते हैं और कॉलम की वैल्यूज को रो में लिख देते हैं। यानी कि ये था आपके पास, जैसे मान लीजिए इधर से देख लेते हैं थोड़ा, 0 to 1। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम 0 to 1 ऐसे था, हम लिख देंगे 0 2 और 1, यानी कि हम इसका जो रो वाला पार्ट था उसको हम कॉलम के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, aij जो है वो माइनस ऑफ aji हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट आर इक्वल टू द नेगेटिव और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स और वाइस वर्सा। अगर आपके पास aij इक्वल टू माइनस aji है तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे, देखिए सिमेट्रिक का निकालेंगे तो वही आएगा, 1 2 3 इधर था, आप इसको 1 2 3 इधर लिख देंगे, वो सेम मैट्रिक्स बन जाएगी।
लेकिन जब आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो माइनस ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये 0 2 1 था, आपने 0 2 1 इधर लिख दिया है अब, ठीक है, ये आपने 0 ये 2 ये 1 आपने इधर लिख दिया है। अब यहाँ क्या था 0 -2 -1, 0 तो है, अब यहाँ क्या आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ था 203, तो 203 हम यूँ लिख देंगे, तो 2 यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इधर क्या था 1 -3 0, अब 1 -3 0 का आप यूँ लिख दो, तो 1 -3 0 का आप कैसे लिखोगे, यूँ लिखोगे, तो ये आपके पास एक मिनट ये आपका -1 था, सॉरी, ये 1 3 0, तो 1 ये 1 ये 3 और ये आपका 0, ये एक मिनट 2 0 -3, ये -3 था, तो ये आप देख लीजिए, ये 0 -2 -1 2 0 3 1 -3 0, यानी कि ये क्या था, ये था। अब इस पूरी मैट्रिक्स को सपोज मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो ये आपकी ए के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब है जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज निकला था वो ए माइनस ऑफ ए के बराबर था। ऐसे हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी यहाँ तक की बात। अब आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास आता है फ्यू रिजल्ट्स। अब यहाँ कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो ए प्लस ए डैश जो होगा, यानी ए का ट्रांसपोज, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज है हमारे पास, तो ए प्लस ए डैश जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए माइनस ए डैश जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली। अब हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। ये देखो हमने अभी बात करी कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, ए माइनस ए डैश सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस सी। अब बी हमने किसको माना, ए प्लस ए डैश को। ए प्लस ए डैश क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक, तो बी क्या हो जाए, ए प्लस ए डैश हमारे पास सिमेट्रिक, तो बी हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश अभी हमने देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए माइनस ए डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट इज ए एंड बी कम्यूट। ए बी सिमेट्रिक है, ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो ए बी भी सिमेट्रिक होगा, यानी ए और बी का प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा। तो अगर ए बी सिमेट्रिक है यानी ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो सिमेट्रिक है, तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा और ए और बी जो है वो कम्यूट होंगे, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहती थी कि अगर दो नंबर हैं एम और एन, तो एम इंटू एन इज इक्वल टू एन इंटू एम, वो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती थी। तो हमारे पास अगर ऐसा कंडीशंस हैं तो वो हमारे पास कम्यूट होंगे दोनों मैट्रिसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी डैश इंटू ए बी, यानी बी का हमारा जो है ट्रांसपोज, उसको मल्टीप्लाई कर रखा है हमने ए और बी के प्रोडक्ट से, और या ये सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। अब ये क्या कैसे डिपेंड करेगा इस पर बात करते हैं। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगली बात, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, यानी कि आप ए है, अगर ए एक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक है, तो ए स्क्वायर जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा, ए क्यूब जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा, और A4 A5 कुछ भी है सब सिमेट्रिक होंगे। लेकिन अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी ऑड पावर जो होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, यानी कि ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए क्यूब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए टू द पावर 5 स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी पावर है पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर है यानी उसकी, तो वो सिमेट्रिक होगा, यानी ए तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा लेकिन ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा, ए क्यूब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, लेकिन ए टू द पावर जो है 4 है हमारे पास, वो हमारा जो है सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास बात आती है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस की। तो अभी हमने बात करी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की, अब बात करेंगे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं उनका बार, यानी कि आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम बार कर दें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का बार जब करते थे तो उसके हमारा जो इमेजिनरी पार्ट होता था, यानी जिसके साथ आयोटा होता था, उसका साइन चेंज हम कर देते थे। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन में क्या होने वाला है, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर aij इक्वल टू a बार ऑफ ji, यानी कि यह हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के लिए, और कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में हम क्या कह रहे हैं कि aij एलिमेंट जो है और aij aj एलिमेंट है, इसमें क्या रिलेशन आने वाला है कि aj जो होगा वो कॉन्जुगेट होगा aij का, यानी कि a, ये छोड़िए, ये b प्लस आयोटा c था, तो aj यानी ये वाला जो एलिमेंट है वो b माइनस आयोटा c होगा, यानी ये वाला इसका कॉन्जुगेट है, यानी a इक्वल टू a थीटा हो जाएगा हमारे पास, यानी कॉन्जुगेट मैट्रिसेस इक्वल होंगी। तो हमारे पास ऐसी मैट्रिसेस को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहा जाता है। If A is a Hermitian matrix, then aii is equal to a bar of ii, then it is aii is real for all iota, यानी कि इसके अंदर हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर आपके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे जो होंगे प्योरली रियल एलिमेंट्स होंगे, यानी उनमें आयोटा का कोफिशिएंट, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा। If a Hermitian matrix over the set of real number is actually real symmetric matrix and A is a square matrix, aij is said to be skew symmetric if aij is equal to minus aj। तो अब यहाँ पे हमने बात कर ली हर्मिशियन मैट्रिक्स की, अब बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन की। तो स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा कि aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aj। तो ये देखो, ये -2 प्लस आयोटा था, तो इसका हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट कितना आ गया, 2 माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा के बाहर अगर नेगेटिव लगा दूँ तो -2 प्लस आयोटा, यह है। तो 2 माइनस आयोटा, इसका नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ai प्लस ai बार इज इक्वल टू 0, यानी फिर से ये। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशियन में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल हुआ करते थे, स्क्यू हर्मिशियन के अंदर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट प्योरली इमेजिनरी हुआ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अब बात आती है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हमने बहुत पहले बात करी थी जब स्क्वायर मैट्रिक्स आया था हमारे पास, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमने बोला था कि डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होगा वो हमारे पास ट्रेस कहलाएगा उस मैट्रिक्स का। अब यहाँ ऑफिशियली ये टॉपिक हमारे पास आया है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर a इक्वल टू aij, ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास a और b, ठीक है। दोनों का ऑर्डर हमारे पास n है। लैम्डा एक स्केलर है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं, यानी 1 2 3 4 -1 -2 -3 0 कुछ भी। ट्रेस ऑफ a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, ये देखिए पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर उस मैट्रिक्स को आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई करा और उसके बाद उसका ट्रेस निकाला तो वो इक्वल आएगा, यानी कि आप देखिए ये सपोज ये मैट्रिक्स थी, इसका ट्रेस है अभी हमारे पास 3x, ठीक है। अब अगर इस मैट्रिक्स को मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा लैम्डा a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा x, तो यानी कि अब क्या हो गया 3 लैम्डा x। ये हमने क्या किया था, हमने a को मल्टीप्लाई करा था लैम्डा से, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ट्रेस ऑफ a था, ठीक है ना, ये ट्रेस ऑफ a है हमारे पास। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ लैम्डा से तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 लैम्डा x, यानी कि TR लैम्डा a, यानी ट्रेस ऑफ लैम्डा a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ a। अब यहाँ पे है अगर a प्लस b है, इन दोनों का ट्रेस एडिशन करके, यानी a और b दो मैट्रिक्स थी, दोनों को हमने ऐड कर दिया और उसका ट्रेस निकाला, तो वो इंडिविजुअल मैट्रिसेस के ट्रेस के सम के इक्वल आएगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट किया है तो ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए हमारे पास आएगा।
अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। यहाँ हमने दो टाइप की मैट्रिक्स देखनी है, एक होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होगी डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, हमारे पास दो मैट्रिक्स यहाँ पे मैट्रिसेस आ गई हमारे पास। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर के दो क्लासिफिकेशन है हमारे पास, एक तो अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता था कि नीचे वाले डायगोनल के नीचे वाले जितने एलिमेंट्स थे सब जीरो होते थे। अब और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाले जितने एलिमेंट थे वो जीरो होते थे। ठीक है, ये एक समरी मान लीजिए आप इसको यहाँ पे। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था, डायगोनल के ऊपर नीचे दोनों एलिमेंट जीरो होते थे। इसके हमने दो टाइप पढ़े थे, एक था स्केलर मैट्रिक्स और एक यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का ही एक जो था डिफरेंट टाइप कह सकते हैं, स्पेशल केस कह सकते थे। तो स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता था, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है वो सारे इक्वल होंगे और नॉन जीरो होंगे। यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता था, डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे और वो इक्वल टू 1 होंगे। नेक्स्ट बात आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। अभी मैंने आपको पीछे बोला था जब हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की बात कर रहे थे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास आगे टॉपिक की तरह आएगा, तो हमारे पास अब आ गया है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, मैंने आपको बोला था रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। ये सबसे सिंपल ट्रिक है कि रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। यानी कि इधर आप देख लो, ये A1 A2 A3 ये रो है। अब जब इसका ट्रांसपोज किया तो A1 A2 A3 ये कॉलम में चला गया। B1 B2 B3 ये रो के एलिमेंट्स थे, लेकिन जब इसका ट्रांसपोज हुआ तो B1 B2 B3 ये कॉलम में चला गया। या तो रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो। A1 B1 ये कॉलम था, अब A1 B1 एक रो है। A2 B2 एक कॉलम था, A2 B2 एक रो है। A3 B3 एक कॉलम था, A3 B3 अब एक रो है। अब बात करते हैं ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी, अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे, यानी अगर एक मैट्रिक्स है A, उसका ट्रांसपोज लिया तो बन गया AT। AT का भी ट्रांसपोज लोगे तो वही जो इनिशियल मैट्रिक्स थी जिससे आप शुरू किए थे वही आ जाएगी, यानी कि A का ट्रांसपोज ले लिया तुमने भाई, इसको ये बना दिया। इसका ट्रांसपोज तुम वापस लो तो A1 A2 A3 ये कॉलम है तो ये रो बन जाएगा A1 A2 A3। B1 B2 B3 ये कॉलम है, ये रो बन जाएगा B1 B2 B3। ठीक, नेक्स्ट बात आती है A प्लस माइनस B का ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिसेस है दो, उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हमारे पास ऑपरेशन किया गया है और हमने उस पूरे का ट्रांसपोज लिया है, यानी दो मैट्रिसेस थी A और एक थी B, दोनों को तुमने ऐड किया, तुम्हारे पास एक नई मैट्रिक्स आ गई सपोज C, तुमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। जो ट्रांसपोज होने के बाद मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास जो होगी वो इक्वल होगी अगर हम A का इंडिविजुअल ट्रांसपोज करते, B का इंडिविजुअल ट्रांसपोज करते और दोनों को ऐड कर देते। यानी कि या तो तुम पूरे को ऐड कर लो और फिर ट्रांसपोज ले लो, या तुम इंडिविजुअल का ट्रांसपोज करके फिर ऐड कर लो, बात एक ही रहेगी। अगर तुमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है, A B को मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद तुम उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो तुम्हारा जो मैट्रिक्स आएगा उसको तुम B का ट्रांसपोज लेकर A का ट्रांसपोज लेके भी निकाल सकते हो। KAT यानी एक मैट्रिक्स थी A, उसको तुमने पूरी को K से मल्टीप्लाई कर दिया और उस पूरी का ट्रांसपोज ले लिया, तो वो इक्वल आएगा कि अगर तुम पहले A का ट्रांसपोज ले लेते और फिर उसे K से मल्टीप्लाई कर देते। सिमिलरली यहाँ आपके पास ये प्रोडक्ट के अंदर दे रखा है पूरा, अगर A1 A2 A3 A1 इस ऑर्डर में तुमने मल्टीप्लाई किया है तो तुम्हें इनके ट्रांसपोज लेकर के इन्हें उल्टे ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी n इंटू n माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सो ऑन। I ट्रांसपोज, I हमारी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट यूनिटी के बराबर होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए, सॉरी ट्रेस ऑफ ए, अभी तक हम बात कर रहे थे ट्रांसपोज की। अब अगर ट्रेस ऑफ ए निकालो और ट्रांसपोज होकर के यानी A टू द पावर T का ट्रेस निकालो, यानी ट्रेस ऑफ A और ट्रेस ऑफ AT अगर तुम निकालोगे तो दोनों की वैल्यू भी तुम्हारे पास इक्वल आएगी। क्योंकि ये देखो कि अगर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है तो तुम जब उसका रो और कॉलम एक्सचेंज करोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करें, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उस कोऑर्डिनेट वाले जो है, जैसे सपोज आपके पास है A11 B11, आपके पास मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल यहाँ नहीं है, ठीक है, तो अगर आपके पास है सपोज ये मान लेते हैं अपन, ये A11 A12
एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास B11 और B12। तो यहाँ पे जब तुम इन्हें ऐड करोगे तो तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो आएगी A11 प्लस B11 और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा A12 प्लस B12। ठीक है, तो ये तुम्हारी निकल करके आएगी। इसे हमने यहाँ जनरल फॉर्म में दे रखा है A प्लस बी है, तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे AIJ प्लस BIJ और मैट्रिक्स ऑर्डर M×N। एडिशन हमेशा सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स के बीच में होगा। ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर डिफरेंट है उनका एडिशन नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की मैट्रिक्स एडिशन की। मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, यानी A प्लस बी करो चाहे B प्लस A करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, यानी A प्लस बी निकाल लो फिर उसमें C को ऐड करो, या फिर B प्लस C निकाल लो फिर उसमें A को ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और होता है हमारे पास कि A में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करो या जीरो मैट्रिक्स में A करो, तुम्हारे पास रिजल्ट हमेशा A ही आएगा, यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, और उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो मैट्रिक्स, जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है A प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो या माइनस A प्लस ए, दोनों बात एक ही है, क्योंकि हमने पहले देखा कि वो कम्यूटेटिव है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A प्लस बी इक्वल टू A प्लस सी, B प्लस A इक्वल टू C प्लस ए, यानी कि अगर A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस सी है या B प्लस A इक्वल टू C प्लस A है, तो इन दोनों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि B इज इक्वल टू C होगा। ट्रेस अगर A प्लस माइनस बी का निकालो या ट्रेस दोनों का इंडिविजुअल, ये हमने पहले ही बात कर ली। एडिटिव इन्वर्स की अगर हम बात करें, अगर A प्लस बी ज़ीरो है तो B को एडिटिव इन्वर्स ऑफ A कहा जाता है, और A जो खुद है also A is called the additive inverse also B, एक मिनट, अच्छा additive inverse of B, ये देखो A प्लस बी था तो इक्वल टू ज़ीरो था, A के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो B एडिटिव इन्वर्स है A का, B के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो यहाँ पे कह रहा है also A is called the additive inverse, और ये A नहीं यहाँ B आएगा। ठीक है, अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। लेट A इक्वल टू IJ be M×N मैट्रिक्स एंड O be an M×N जीरो मैट्रिक्स, देन A प्लस O इक्वल टू जीरो प्लस A इक्वल टू A, अदरवाइज A इज द एडिटिव। ये मैंने यहीं तुम्हें बता दिया था कि इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी और वो जीरो मैट्रिक्स होगी, और ये यहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात आती है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम आपका सारे रूल अप्लाई होने वाले हैं एडिशन वाले, और एडिशन वाले रूल अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहली बात है कि जो और मैट्रिसेस आपकी जिनके अंदर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उनका जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर किसी कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसको आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, यानी किसी भी एक नंबर से आप पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक मैट्रिक्स दे रखी है मुझे, उसके एलिमेंट है मेरे पास, उस पूरी मैट्रिक्स को मैंने K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी यानी KA जो आएगा हमारे पास, वो KA मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट जो है वो K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसे हम डिनोट कर सकते हैं, यानी कि K इंटू A M×N इज इक्वल टू A M×N इंटू K, और इसको हम लिख सकते हैं K इंटू AIJ। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, लैम्डा इंटू A प्लस बी इक्वल टू लैम्डा A प्लस लैम्डा बी, सिंपल है। लैम्डा प्लस म्यू इंटू A इक्वल टू लैम्डा A प्लस म्यू लैम्डा, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट बात आती है लैम्डा इंटू म्यू A इज इक्वल टू लैम्डा म्यू A और म्यू इंटू लैम्डा A। ठीक है, ये सिंपल है, आप देख सकते हैं स्केलर है, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा अलग होगा केस। माइनस लैम्डा A इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा A इज इक्वल टू लैम्डा इंटू माइनस A। ट्रेस ऑफ K इज इक्वल टू K ट्रेस है, ये हम पहले ट्रेस की जब बात कर रहे थे तब हम बात कर चुके हैं। अब आ गई है मेन चीज़, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे आपके पास कुछ अलग होने वाला है। मैट्रिसेस का जब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में आपके पास पहली मैट्रिक्स जो है यानी A होगा, इसका नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू B नंबर ऑफ रोज, यानी कि A में जितने कॉलम हैं B में उतनी ही रोज होनी चाहिए हैं, तभी जो है आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए है A जिसमें AIJ M×N हो,
और B जिसमें Bij n इंटू पी हो। देखिए यहाँ नंबर ऑफ रो क्या है A में, उससे कोई मतलब नहीं है, और B में नंबर ऑफ कॉलम क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये चाहिए है कि A के नंबर ऑफ रोज और B के नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास Cij आएगी, और इस Cij मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आपके पास आएगा वो m इंटू पी होगा। यानी कि वहाँ n का कोई रोल नहीं है, मल्टीप्लाई करना है तो n इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है तो वहाँ आपका जो ऑर्डर आएगा वो m इंटू पी आएगा, और ये जनरल फॉर्मेट आप उसका देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो जनरली ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। लेकिन हाँ ये एसोसिएटिव ज़रूर होता है। ए बी होल इंटू सी या ए इंटू होल बी सी करेंगे वो इक्वल आपके पास आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। a इंटू बी प्लस सी कर रहे हैं तो उसे आप ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, या फिर आप a प्लस बी इंटू सी कर रहे हैं तो उसे आप ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास A, उसका ऑर्डर है m इंटू n, उसका आपने मल्टीप्लाई करा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर था m, तो आपके पास जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो आएगा A। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी अ नल मैट्रिक्स व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज नल। यानी अगर आपकी दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, यानी A इज नॉट इक्वल टू जीरो, A is not equal to 0, B is not equal to 0, then also we can say that AB can be 0. यानी कि if AB is equal to 0, it is not necessary that either A is equal to 0 or B is equal to 0. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे if A is an m into n matrix and 0 is a null, O is a null matrix, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगी और उस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू पी होगा। ठीक है, अगर ए बी जीरो है तो इसका मतलब ये है नहीं कि ए इक्वल टू जीरो है या बी इक्वल टू जीरो है, ये सिंपल सी बात हमने पहले ही कर दी थी। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी, इसका कतई मतलब नहीं होगा कि बी इक्वल टू सी है। हाँ हो सकता है कि बी इक्वल टू सी हो, लेकिन जनरली बी इज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ कैंसिलेशन अप्लाई नहीं होता। ये नहीं कि आपने देखा ए बी इक्वल टू ए सी तो आपने इधर से ए काट दिया इधर से ए काट दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ट्रेस ऑफ ए बी अगर हम बात करें तो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी आता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका हमारे पास ऑर्डर है m इंटू एन, बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर है r, सब मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है r, यानी कि b एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है r, तो मॉड बी उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा और उसे आर रोड माइनर ऑफ ए कहेंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन बी अ मैट्रिक्स, अ पॉजिटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी अ रैंक ऑफ ए इफ ए possesses at least one r road minor which is different from 0 and every r plus 1 road minor of a is 0। यानी कि r रोड माइनर, अब यहाँ माइनर की बात हुई है, माइनर की बात अगर हम करें तो वो आगे आएगा, लेकिन आप देख लीजिए कि A possesses at least one R road minor which is different from 0 and every R plus 1 road minor of A is 0। यानी R रोड का जो माइनर होगा वो 1 होगा, यानी कि वो डिफरेंट होगा 0 से। मतलब सपोज 3 R रोड माइनर है, उनमें से कोई ना कोई एक जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है उसके अलावा, यानी r प्लस 1 रोड है, यानी पहली रो थी उसके माइनर तुमने निकाले और उसमें आ गया तुम्हारे पास एक नॉन जीरो, और दूसरी यानी कि r प्लस 1 यानी r इक्वल टू 1 है तो r प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इसके जितने भी माइनर आने चाहिए वो 0 आने चाहिए, तो हमारे पास r जो है उसका रैंक हो जाएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज व्हेन द फॉलोइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर अप्लाइड टू द मैट्रिक्स। यानी कि अगर आप रोज एक्सचेंज कर रहे हैं या रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या दो रोज को कुछ ऑपरेशंस करके ऐड कर रहे हैं तो आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स चेंज नहीं होता।
पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए क्यूब इंटू ए इंटू ए इंटू ए और ए स्क्वायर इंटू ए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एम एन। तो यहाँ पे ए एम इंटू ए एन है, तो उसे आप ए एम प्लस एन लिख सकते हैं। ए की पावर एम की पावर एन है, यानी ए की पावर एम होल पावर एन, तो उसे आप ए की पावर एम एन लिख सकते हैं। आई की पावर कुछ भी हो वो हमेशा आई में ही रिजल्ट करेगा। अगर ए की पावर 0 है तो वो आई के बराबर आएगा, यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप 0 पावर पे रेज करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। नेक्स्ट बात आती है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इफ एफ एक्स इक्वल टू, ये आपके पास एफ एक्स दे रखा है, देन वी डिफाइन अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ए बी एफ ए इज इक्वल टू ए जीरो ए टू द पावर एन प्लस ए वन, ये सारा आपने ए रख दिया है यहाँ पे, और लास्ट में जहाँ एक्स की पावर 0 था यही ए की पावर 0 आ जाएगा, तो वहाँ पे आपके पास आई एन आ जाएगा। ठीक है, वेयर ए इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ एफ ए इज अ फुल नल मैट्रिक्स देन ए इज द 0 और रूट ऑफ द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। यानी अगर एफ ए, जब आपने इस पूरे पॉलिनोमियल में मैट्रिक्स ए को रखा, तो अगर एफ ए की वैल्यू 0 आती है यानी नल मैट्रिक्स आती है, तो आपका ए जो होगा वो एक रूट हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। अब कुछ स्पेशल मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो स्पेशल मैट्रिक्स में पहली मैट्रिक्स हमारे पास आती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, यानी हर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के अंदर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट प्रोवाइडेड ए स्क्वायर इक्वल टू ए फॉर एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए टू द पावर एन इक्वल टू ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 2, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए टू द पावर एन इज ग्रेट इक्वल टू। अब क्या है यहाँ पे केस, अगर ए स्क्वायर किसी मैट्रिक्स का ए के बराबर आ गया तो वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कहलाएगी। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में एक चीज़ और होती है कि अब 2 से बड़ी जितनी भी पावर, यानी 2 या 2 से बड़ी जितने भी पावर आप उस मैट्रिक्स में लगाएंगे वो हमेशा आपको ए देगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है या फिर 1 होता है। ठीक है, निल पोटेंट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो निल पोटेंट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ए टू द पावर पी इक्वल टू 0 हो। ठीक है, a to the power p minus 1 is not equal to 0, that is p is the least positive integer for which the matrix gives 0। यानी कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी मैट्रिक्स की पावर में रेज किया जाए, यानी a to the power p, और उस पर हमारे पास नल मैट्रिक्स आती है, तो उस p को उस मैट्रिक्स को निल पोटेंट मैट्रिक्स कहा जाएगा। और वो निल पोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स, यानी उस मैट्रिक्स का इंडेक्स हमारे पास p कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेटिस्फाई द रिलेशन ए के प्लस 1 ए टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, देन ए इज पीरियोडिक विथ पीरियड के। यानी कि अगर के प्लस 1 डालने पे पावर में मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स पीरियोडिक कहलाएगी, और वो मैट्रिक्स का पीरियड हमारे पास के आ जाएगा। के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए एंड ए इज सेड टू बी पीरियोडिक विथ पीरियड के। इफ के इक्वल टू 1 ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। अगर आपका के 1 हो गया, पीरियोडिक मैट्रिक्स में आपका के इक्वल टू 1 आ गया, तो वो मैट्रिक्स आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आपके पास यहाँ है पीरियड ऑफ ऑल स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड। नल मैट्रिक्स का कोई पीरियड डिफाइंड नहीं है। पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1। ये तो दोनों नोट्स जो हैं हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का स्क्वायर जो होगा वो आई के बराबर आएगा। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो मैट्रिक्स होती है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स जो होती हैं, ये सेल्फ इन्वर्टिबल होती हैं, यानी इनका इन्वर्स ये खुद होती हैं, यानी ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका मोड है ये हमारे पास। ठीक है, अब अगर A11 का मैं बोलूँ आपको, द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट मॉड A इज A11, ये पूरी मैट्रिक्स है। अब A11 का कोफैक्टर क्या, एडजॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपने रख लिया, इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास आ गया। ऐसे आपने सबका निकाल लिया, इसकी हमने बनाई मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स जो होगी वो हमारे पास कहलाएगी, ये देखो ये आपके पास था, ये एलिमेंट थे, हमने एक मैट्रिक्स डिजाइन करी। ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हमने कैसे निकाले, A11 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये
A12 की वैल्यू ये, A13 की वैल्यू ये, A21 की आ जाएगी और A22 की आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी। तो आपके पास जो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड द एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड इज रिटर्न एज एडजॉइंट ऑफ A11, A12, A3। ये देखो, ये A11, A12, A3, A3 कोफैक्टर क्या होता है? ये वाला जो एलिमेंट है A12 अगर हमारे पास है, इधर देख लो, इधर देख लो, ये डिटरमिनेंट है, इधर ही देख लो, ये हमारे पास A11 है, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। A12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। ऐसे सबके कोफैक्टर निकाल लो, उसकी एक मैट्रिक्स बना दो, ठीक है। उसकी मैट्रिक्स तुमने बना ली। अब यहाँ पे एक केस और होता है कि तुम्हें यहाँ -1 की पावर लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे, यहाँ तुमने ये करा, इसको फिर मल्टीप्लाई करते हो माइनस आई प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे से। जो तुम्हारे पास अब निकल करके आया है वो A11 का कोफैक्टर है, यानी A11 का कोफैक्टर आएगा तुम्हारे पास -1 की पावर i प्लस जे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33, और उससे तुम एक पूरी मैट्रिक्स बताओगे, और इस मैट्रिक्स का जब तुम ट्रांसपोज लोगे तो वो तुम्हारे एडजॉइंट ऑफ A के बराबर आएगा, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स A एंड इट्स एडजॉइंट इज इक्वल टू द यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट। फिर ये आपके पास एडजॉइंट आ गया, A को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास mod A इंटू आई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A। तो यानी कि A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन mod A, यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इसलिए हमें एडजॉइंट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि A इन्वर्स निकालने में ये हमारे बहुत काम आता है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये देखो, अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है, A1x प्लस A2y प्लस A3z इक्वल टू D1, B1x प्लस B2y प्लस B3z इक्वल टू D2, C1x प्लस C2y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। वी राइट द अबव इक्वेशंस इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज शोन। ये तुम्हारी पहला वाली इक्वेशन, ये तुम्हारी दूसरी वाली इक्वेशन, ये तुम्हारी तीसरी वाली इक्वेशन, इसकी एक मैट्रिक्स बना ली। इसको हमने इक्वल मान लिया है D1, D2, D3 के, ठीक है। तुम इस मैट्रिक्स को खोल सकते हो, ये तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। जब तुम इसे ओपन करोगे, एलेबोरेट करोगे, तुम्हारे पास आएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 मल्टीप्लाइड बाय X, Y, Z इज इक्वल टू D1, D2, D3। यानी कि ये तुम्हारे पास एक फॉर्मेट बन जाएगा। पहली वाली मैट्रिक्स को मैं बोल दूंगा A, दूसरी वाली मैट्रिक्स को मैं बोल दूंगा X, और तीसरी वाली मैट्रिक्स को मैं बोल दूंगा B। तो तुम्हारे पास इन जनरल बन जाएगा AX इक्वल टू B, ठीक है। ये A तुम्हारे पता है, X तुम्हें पता है, B तुम्हें पता है। अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना है A इन्वर्स से दोनों तरफ, ठीक है। A इन्वर्स से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा ये जो था, ये AX इक्वल टू B, ये तुम्हारा हो गया A इन्वर्स इंटू A इंटू X इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू B, ठीक है। तुम जानते हो ये जो होता है ये I हो जाता है, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया X इज इक्वल टू A इन्वर्स ऑफ B, ठीक है। अब तुम्हें A इन्वर्स पता है, ठीक है, तुम्हें A इन्वर्स पता है, तुम्हें B पता है, मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि इसी फॉर्म में होगी, और उस मैट्रिक्स से तुम कंपेयर कर लो। अगर तुम्हारे पास आता है यहाँ तुम्हारा X, ये Y और ये तुम्हारा Z है, और तुम्हारे पास यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 1, 2, -1, तो तुम्हारे पास यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 1, Y की वैल्यू आ जाएगी 2, Z की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास सॉल्यूशन टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन की अगर हम बात करें, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसे सब जानते हैं ये बात, ठीक है। अब
बात आती है कंसिस्टेंट इक्वेशन की। कोई इक्वेशन दे रखी है, वो कंसिस्टेंट कैसे होगी? तो सबसे पहले तो उसका मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए है, यानी ए जो था तुम्हारा, ये ए जो था ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ही वो कंसिस्टेंट होगी। मॉड ए इक्वल टू 0 है और फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यानी दो केस हैं। अगर ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो है तो तुम्हारे पास वो इनकंसिस्टेंट है, और अगर ये दोनों जीरो हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी है और उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन। सिर्फ मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सोल्यूशन आएगा। अगर मॉड ए इक्वल टू 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अगर मॉड ए इक्वल टू 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी है और उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। Ax equal to 0 is known as homogeneous system of linear equation where b equal to 0 the system of homogeneous equations is always consistent। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है कि होमोजेनियस सिस्टम है तो हमेशा कंसिस्टेंट होगा ही होगा। द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन इफ ए मॉड ए इज इक्वल टू 0। अब थोड़े से क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास लर्निंग बाय क्वेश्चन का सेशन हमने इसी में मर्ज कर दिया है मैट्रिसेस के लिए भी। अब यहाँ तक के अंदर आपको कोई भी डाउट है आप हमें ईमेल कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी है iitjnocturnal@gmail.com। वीडियो के लास्ट में आपको हम दिखा भी देंगे ईमेल आईडी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 24/7 हमारी डाउट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप हमें भेजिए, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। चलिए लर्निंग बाय क्वेश्चन का सेशन चालू करते हैं। इसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है x - y इंटू 2। ये मैट्रिक्स है हमारे पास 2। अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट एलिमेंट्स कंपेयर कर लेंगे तो x - y इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से 2x + z इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर हमारे पास 3x + y इक्वल टू 5 आ जाएगा। 3z + 4w इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, 4w इक्वल टू 4 आ जाएगा। ईजी क्वेश्चन था। अब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये और हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स है निलपोटेंट और इसका इंडेक्स होगा 3, कुछ नहीं करना है, a को स्क्वायर करो, a² तुम्हारे पास आ गया। a का क्यूब कर दो, तो a का क्यूब जब करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। अब a क्यूब में 0 है, हम बोलते थे a की पावर p इज इक्वल टू 0, तो p इज द इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स इज नोन एज निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे a की पावर p इज इक्वल टू 0 आ गया, p इक्वल टू तुम्हारा 3 है तो a निलपोटेंट हो गया और मैट्रिक्स का इंडेक्स 3 हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन है, यहाँ पे एक सोल्यूशन तुम्हें इसका पता है 0 0 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। फिर भी हमें इसे सॉल्व करना है तो ठीक है, हमने बोला कि ये हमारे पास आ गया, ये a है, इसका a हमारे पास क्या होता है सबके कोफिशिएंट्स, तो 2 1 3, 3 - 1 1, -1 -2 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो x y z, x a आ गया, x आ गया। अब इसको इक्वल किसे करते थे, हमने देखा था होमोजेनियस इक्वेशन होगी तो ax इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0। ठीक है, a है हमारे पास, x है हमारे पास, 0 है हमारे पास, मॉड a हमें पता है कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 आता था, हमने केस पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। हमने बोला था होमोजेनस इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन तब होंगे जब उसका मॉड ए इक्वल टू 0 होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इस होमोजेनस इक्वेशन के लिए हमारा मॉड ए नॉन जीरो आ रहा है, यानी सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी एक ही यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक सोल्यूशन हमारा हो जाएगा x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड x y z एंड a फॉर विच, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, x + 3 इक्वल टू 0, यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारे पास x इक्वल टू -3 आ जाएगा। 2y + x है तो 2y - 3, x -3 था, 2y - 3 इक्वल टू -7, -3 को उधर भेजो, तुम्हारे पास 2y इक्वल टू -4 आ जाएगा, y इक्वल टू तुम्हारे पास -2 आ जाएगा। z - 1 इक्वल टू 3 है तो 1 को उधर भेजो तो z इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4a - 6 इक्वल टू 2a, 2a को उधर ले आओ तो 2a इक्वल टू 6 आ जाएगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट वाले क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो ये सारे हमने कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर से हमने एक मैट्रिक्स बना ली, मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एग्जाम्पल 6 हमारे पास क्या कहता है कि भैया एक मैट्रिक्स तुमको दे रखी है cos थीटा sin थीटा cos थीटा, ये इसके लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n a की पावर n। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले है 1/n, ठीक है ना, 1/n तुम्हारे पास है तो 1/n को छोड़ो, अभी पहले a टू द पावर n की बात करो, ठीक है ना। a टू द पावर n की जब तुम बात करोगे तो a टू द पावर n के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, a टू द पावर n है तो a टू द पावर n को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसे 1/n से मल्टीप्लाई कर दो तो cos n थीटा बाई n, sin n थीटा बाई n, sin n थीटा माइनस sin n थीटा बाई n, cos n थीटा बाई n, ये तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है, cos n थीटा अपॉन n इक्वल टू 0, ठीक है ना, और लिमिट जब हम लगाते हैं cos n थीटा अपॉन n में और sin n थीटा अपॉन n में तो वो दोनों 0 देते हैं, यह हम जानते हैं। और इससे जो हमारा मैट्रिक्स था उसका वैल्यू, जो हमारा एक्सप्रेशन हमें दिया था लिमिट n टेंड टू 0 1/n a टू द पावर n, इसकी वैल्यू पे हमारे पास क्या आ गई, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट a एंड b बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन शो दैट a प्लस b सिमेट्रिक, ab माइनस बी is सिमेट्रिक, ab प्लस बी is सिमेट्रिक, ठीक है भैया। a और b दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं हमारे पास। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि भैया a प्लस b जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या जानते हो, a डैश इक्वल टू a, b डैश इक्वल टू b अगर सिमेट्रिक है तो सबसे पहली चीज a प्लस बी का होल डैश यानी इक्वल टू a डैश प्लस b डैश इक्वल टू a प्लस b यानी a प्लस b सिमेट्रिक। हम जानते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, a डैश इक्वल टू a होता था। हमने बोला a प्लस b है, a प्लस b का डैश ले लो, a प्लस b का डैश हमारे पास a डैश प्लस b डैश आ गया। a डैश प्लस b डैश के अंदर हमारे को पता है a डैश इक्वल टू a है, b डैश इक्वल टू b है, तो a प्लस b का होल डैश हमारे पास a प्लस b के इक्वल आ गया, यानी हमारी जो कंडीशन थी सेटिस्फाई हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो हमारे पास a प्लस b सिमेट्रिक हो जाएगा। a b माइनस b है तो a डैश b डैश वही सेम हमने यहाँ करा, यहाँ से हम जानते हैं रिवर्स लॉ लगेगा, यहाँ पे जो a डैश b डैश था वो b डैश a डैश हो जाएगा और b जो था वो a डैश b डैश हो जाएगा, तो वहाँ से ये उल्टा हो गया है हमारे पास, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास सिमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें हमारे को इक्वेशन सॉल्व करनी है। हमारे पास ये दे रखा है a मैट्रिक्स बनाओ सबसे पहले, तो a तुम्हारी बन जाएगी 2 2 माइनस 1 1, ठीक है ना। ये तुमने मिनट 2 माइनस 3 1 1 1 1 1 माइनस 1 1, ये तुम्हारा a बन गया। x तुम जानते हो x y z, d जो b है तुम्हारा वो हो जाएगा 9 6 2, ठीक है। अब तुम निकाल लो एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ से तुम कैलकुलेट कर लो a इनवर्स, इजी सा है। a इनवर्स तुमने निकाल लिया, इसको तुम यहाँ रख दो, तो यहाँ से तुम इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे चैप्टर का पहला पार्ट। अब हम चल रहे हैं दूसरे पार्ट की ओर, डिटर्मिनेंट। हमने बहुत जगह इस पूरे चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करा है, हमने एडजॉइंट निकाला, वहाँ हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे, बीच बीच में भी हमने डिटर्मिनेंट्स की बहुत सारी बातें करी। अब ऑफिशियली हम डिटर्मिनेंट्स पार्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करें डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट Development of determinant took place when mathematicians were trying to solve a system of simultaneous linear equation। तो यहाँ एक छोटे से हिस्ट्री टाइप में बताया गया है कि भैया डिटर्मिनेंट जो था उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, डिटर्मिनेंट की क्या जरूरत आन पड़ी थी। हमने बोला भाई मैट्रिसेस, तुमने मैट्रिसेस की बनाई, मैट्रिक्स हमने बोला चलो भाई अरेंजमेंट था, इजी दिख रहा था, नीट दिख रहा था और बहुत सॉर्टिफाइड था, तो हमने मैट्रिसेस बनाई। मैट्रिसेस में हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स करे, कहीं हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई, कहीं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कहीं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बना रहे थे, कहीं वर्टिकल मैट्रिक्स बना रहे थे, सब तो ठीक है, तुम्हारे मैट्रिक्स की बात हमें समझ आ गई। फिर हमने बात करी डिटर्मिनेंट की। एक चीज़ हमने इस चैप्टर की बहुत शुरुआत में पढ़ी थी कि मैट्रिसेस की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो हमारे
डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, उनकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, जबकि जो हमारे मैट्रिक्स हैं वो वैल्यू लेस हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं आएगी कभी भी। तो पहला कारण हमें सॉल्व करना था, क्या सॉल्व करना था? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशंस को सिंपल तरीके से सॉल्व करने में हमें दिक्कतें आ रही थी। अब हमें उससे इजी वे में सॉल्व कर रहा था, हमें थोड़ा फास्ट होना था, हमें जल्दी आंसर निकालना था, इसलिए डिटर्मिनेंट्स का डेवलपमेंट हुआ। डिटर्मिनेंट से हमारा इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत फास्ट हो गया, बहुत ईजी हो गया, इसलिए हमने डिटर्मिनेंट को बनाया है। अब डिटर्मिनेंट जो होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स से बने होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स से बने होंगे। अगर तुम यहाँ 2 लाइनें ऐसी खींच दो तो ये तुम्हारी मैट्रिक्स हो गई, इस मैट्रिक्स की 2 लाइनें तुमने हटा दी तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट हो गया। डिटर्मिनेंट्स विल ऑलवेज हैव अ सिंगल वर्ड ऑर्डर, यानी कि सिंगल वर्ड ऑर्डर हम किसके लिए यूज़ करते थे, यानी सिर्फ 2 बोल रहे हैं तो एक इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, उसमें रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर भी हम सेम ऐसे ही बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 है, यानी रो भी 2 और कॉलम भी 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ डिटर्मिनेंट इज एन स्क्वायर। मैट्रिक्स में हम क्या कहते थे, m इंटू एन ऑर्डर है तो हमारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, m इंटू एन। ठीक है, डिटर्मिनेंट में ऑर्डर n है तो एलिमेंट n स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, ठीक है, तो वो खुद ही नंबर वही है, यानी कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही एलिमेंट होगी जो उसका अंदर है। यानी सपोज एक तुम्हें मैंने दे दिया कि भैया ये डिटर्मिनेंट तुम्हारे पास और इसका तुम बताओ मुझे कि क्या आंसर होगा, यानी इसको सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर हमारे पास यही हो जाएगा क्योंकि इसमें एलिमेंट ही एक है, हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात आएगी कोफैक्टर और माइनर की। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट पढ़ने के लिए हमने बोला कि भाई एक चीज़ तुम्हें निकालनी पड़ेगी, माइनर। फिर माइनर जब तुम निकाल लोगे तो तुम्हें कुछ निकालना पड़ेगा जिसे कहते हैं कोफैक्टर। फिर जब तुम वो कोफैक्टर निकाल लोगे तो तुम्हें उसकी एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और उस मैट्रिक्स का जब तुम ट्रांसपोज लोगे तो वो ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो एडजॉइंट कहलाएगा। लेकिन हम अगर बात करें कि कोफैक्टर होता क्या है, माइनर होता क्या है, तो यहाँ हमारे पास ऑफिशियल डेफिनेशन आ रही है कोफैक्टर और माइनर की। अगर हम बात करें तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज। बहुत अच्छा है ये, सुनिए। यानी कि अगर किसी का डिटर्मिनेंट, किसी का माइनर निकालना है, किसी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है तो आप कैसे निकालने वाले हैं, यानी आपको यहाँ पे सपोज मुझे इसका निकालना है माइनर भैया। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये है ना, ये हटा दूँगा। मैं मानूंगा कि ये दोनों है ही नहीं, यानी कि हमने क्या डिलीट कर दी, जिस रो और जिस कॉलम में हमारा A22 था हमने उसे डिलीट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, A11, A13, A31 और A33। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बच गया हमारे पास, क्योंकि हमने उसकी रो भी हटा दी, हमने उसका कॉलम भी हटा दिया, तो हमारे पास ये बच गया। और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो A22 का माइनर होगा, यानी माइनर ऑफ A22, या हम उसे डिनोट करें M22, तो वो इक्वल किसके आने वाला है, इसके इक्वल आने वाला है। ठीक है ना। कोफैक्टर क्या होता है, MIJ है सपोज कोई, उसका तुम्हें निकालना है कोफैक्टर, यानी CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। I डिनोट्स रो, J डिनोट कॉलम, सब जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम डिफाइन करें, नाउ वी डिफाइन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन द टर्म्स ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। अब कोफैक्टर और माइनर की टर्म में हम डिटर्मिनेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, A11 M11 माइनस A12 M12 A13 M13, यानी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का एक तरीका मिल गया है कि आपको A11 को मल्टीप्लाई करना है उसके माइनर से, आपको A12 को मल्टीप्लाई करना है उसके माइनर से, A13 को मल्टीप्लाई करना है उसके माइनर से, और फिर इस एक्सप्रेशन में ला करके रख देना है और आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 विल हैव 9 माइनर, each minor will be a determinant of order 2, and a determinant of order 4 will have 16 minor, and each minor will be a determinant of order 3.
ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, दैट इज कोफैक्टर मल्टीप्लाई टू डिफरेंट रो एंड कॉलम एलिमेंट रिजल्ट इन 0 वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट 0 होगा। रो एंड कॉलम ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो आप 2 रोज को और 2 कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। आप एक रो और एक कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। आप एक रो को उसको k से मल्टीप्लाई करके एक्सचेंज कर सकते हैं। आप एक रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस उसमें दूसरी रो को ऐड कर दिया, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट की। तो पहली आती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो डिटर्मिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स, रोज आर चेंज इनटू कॉलम एंड द कॉलम्स आर चेंज इनटू रो, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसका ट्रांसपोज लेने से चेंज नहीं होती। यानी मेरे पास एक मैट्रिक्स थी, मान लेता हूँ 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट तुम निकालोगे जिसे हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 4 - 6 यानी कि -2। इसका डिटर्मिनेंट है -2। इसका ले लो ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लिया तो मेरे पास आ गया 1 2 3 और ये 4। इसका तुम अगर डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट तुम्हारे पास -2 आ रहा है, यानी कि अगर आप इसके रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो तो आपका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता। ऑल जीरो प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर जीरो, यानी किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं, किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है प्रोपोर्शनलिटी और प्रॉब्लम। अगर 2 रोज या 2 कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल हैं या आइडेंटिकल हैं, यानी दोनों की वैल्यू सेम है या वो दोनों किसी ना किसी रेशियो में है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम डज नॉट चेंज द डिटर्मिनेंट साइन, यानी कि अगर किसी 2 रोज को या किन्हीं 2 कॉलम्स को आप आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, यानी किसी भी स्केलर से आप पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आप मैट्रिक्स में क्या करते थे, मैट्रिक्स में आप जब उस मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, तो वो पूरी मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होता था। लेकिन जब आप एक डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक रो या एक कॉलम उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट है जो लिखा हुआ है a1 + b1 a2 + b2 a3 + b3 c1 d1 ऐसे, तो तुम्हारा इस डिटर्मिनेंट को तुम लिख सकते हो a1 a2 a3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 b1 b2 b3, मतलब इसको 2 में तुम स्प्लिट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पीछे ही बात कर चुके हैं। फैक्टर प्रॉपर्टी, अगर तुम्हें चाहिए है कि तुम्हें कुछ बाहर निकालना है तो देखो x - a, अगर पूरी मैट्रिक्स में से किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से x - a कॉमन आ गया, वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब है x - अल्फा या x - a उस मैट्रिक्स का फैक्टर है, उस डिटर्मिनेंट का फैक्टर हो जाएगा। ट्राइंगल प्रॉपर्टी, अपर ट्राइंगल के एलिमेंट या लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू a1 b2 c3 हो जाएगी। a1 b2 c3 यानी कि उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा वो देखो, इस मैट्रिक्स का तुमने डिटर्मिनेंट कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट बात आती है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। देखो वहाँ जो होता था वो सेम यही चीज़ होने वाली है, ठीक है ना, जो हम मैट्रिक्स में देखते थे वही सारी चीज़ें हमारे पास होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0 सिंगुलर होता है, नॉट = 0 है, नॉन सिंगुलर, हम सारी बातें मैट्रिसेस के अंदर कर चुके हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, मल्टीप्लाई करा कैसे होगा, a1 l1 + b1 l2, a1 l1 b1 l2 a2 m1 b2 m2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 ऑर्डर की करोगे तो तुम ये देख सकते हो यहाँ फॉर्मूला तुम्हारे पास लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सम स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स की। ये कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू तुम याद रख सकते हो। अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट तुम्हें दे रखा है तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी a - b × b - c × c - a,
इस तरीके का डिटर्मिनेंट है तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरीके का दे रखा है तो आ जाएगी ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इस तरीके का है तो तुम्हारे पास आ जाएगी ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके का है तो तुम्हारे पास आ जाएगी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करें तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करने की अगर बात कर रहे हैं, हमने बोला था कि डिटर्मिनेंट का डेवलपमेंट क्यों हुआ, डिटर्मिनेंट का डेवलपमेंट हुआ था सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम उस मेन चीज़ पे आ चुके हैं कि हम डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल। 2 इक्वेशन है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 केस होंगे, 2 इक्वेशन है तो या तो वो कंसिस्टेंट है या वो इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो 2 केस हैं, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट है तो एक ही सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, ठीक है। अगर वो यूनिक है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, यानी a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी कोइंसिडेंट लाइन्स को, यानी कि वो लाइन्स एक दूसरे पे ही लाई करेंगी, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है लेकिन वो c1 इंटू c2 के इक्वल नहीं है तो वो 2 पैरेलल लाइन्स को जो है आपके रिप्रेजेंट करेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट से इसका सोल्यूशन निकालें तो कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू होगी हमारे पास डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा और y की वैल्यू होगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 होगा हमारे पास b1 b2 c1 c2, ये रहा, और डेल्टा 2 होगा c1 c2 a1 a2, ठीक है। और डेल्टा होगा a1 a2 b1 b2, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। डेल्टा की वैल्यू क्या है a1 b2 माइनस a2 b1, यही होता है हमारे पास हम जब निकालते थे। और y के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a2 c1 इंटू माइनस a1 c2 और अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो इसके अंदर तो हम हमारे सिंपल एलिमिनेशन मेथड से या फिर कोफिशिएंट्स इक्वल करके जो हम करते थे सॉल्व, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 3 वेरिएबल की, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू z इक्वल टू z इक्वल टू d2 है, a3x b3y c3z इक्वल टू d3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी हमने डेल निकाला, डेल 1 निकाला, डेल 2 निकाला, डेल 3 निकाला। यहाँ 2 ही थे तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकलेगा, यहाँ 3 हो गए तो यहाँ डेल्टा 1 भी निकलेगा, डेल्टा 2 भी निकलेगा, डेल्टा 3 भी निकलेगा। अब कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया क्या है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट सिस्टम है ए के सोल्यूशन के साथ, और x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, x क्या हो जाएगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। जैसे हम 2 वेरिएबल में करते थे, x को हम बोल देते थे डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा बोल देते थे y को। लेकिन अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो अब चेक करो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 को। अगर इनमें से एक भी नॉन ज़ीरो है, यानी अगर सपोज माना ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये नॉन ज़ीरो है, या ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये नॉन ज़ीरो है, या फिर ये 0 है, ये 0 है, ये नॉन ज़ीरो है, जो भी है, अगर एक भी नॉन ज़ीरो है तो वो सिस्टम अनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास डेल्टा 1 इक्वल टू 0 है, डेल्टा 2 इक्वल टू 0 है, डेल्टा 3 इक्वल टू 0 है, तो पुट z इक्वल टू t एंड सॉल्व एनी 2 इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द टर्म्स ऑफ t। तुम्हारा पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, तुम्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, तुम्हें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इस मेथड ऑफ सॉल्विंग को, ये जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है, यानी इस मेथड से जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो इसे हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। इसके क्वेश्चन हमारे पास क्रैमर रूल नाम से ही आएंगे। कोई नहीं बोलेगा सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, सीधा हमारे पास क्वेश्चन आएगा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है, डेल्टा इक्वल टू 0 है, ये तीनों इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे अगर ऐसा है कि डेल्टा भी 0 है और तीनों डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये भी तीनों भी 0 हैं, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। वो
आप नहीं बता सकते, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर D1 D2 D3 तीनों 0 हैं तो एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा 0 0 0 यानी 0 0 और उसे हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अगर इफ द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन possesses नॉन जीरो और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देन डेल्टा इक्वल टू 0, इन सच केस गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है और आपके सॉल्यूशंस जो हैं नॉन जीरो हैं होमोजीनियस इक्वेशन के, तो आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन वहाँ मिल सकते हैं। ठीक है ना, ये AX B वाला जो तरीका था हमारा, जो हमने मैट्रिसेस में सीखा था, उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की। तो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में आप यहाँ पे देख लीजिए, कॉमन कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर 3 इक्वेशन दे रखी हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है हमारे पास और उनको मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी इस फॉर्म में है हमारे पास। इसको देख के आपको कोनिक की जो इक्वेशन हम लिखते थे तो उसकी याद आ रही होगी, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है। तो कंसिस्टेंट कब होगी, ये इंटरसेक्ट कब करेंगी, अगर हमारे पास AHG HBF GFC ये इक्वल टू 0 होगा तो ये इंटरसेक्ट करेंगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर हमारे पास डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन आ जाता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 वेरिएबल्स, इसमें हमारे पास आ जाता है, इक्वेशन फाइंड करने का काम आता है। यानी बोल सकते हैं ये थोड़े यूजेस हैं डिटर्मिनेंट के। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सामने आ रहा है हमारे पास इसको स्प्लिट करने के, 2 चीज़ों में तोड़ने के लिए। अब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट को। अगर डेल्टा x का डिफरेंशिएशन आपको करना है तो आपको पहली रो को डिफरेंशिएट, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप दोनों रोज को 1 by 1 कर लीजिए डिफरेंशिएट, या दोनों कॉलम्स को 1 by 1 डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो आप पहले वाले को कर लीजिए, पहली रो को आपने डिफरेंशिएट कर लिया प्लस दूसरी रो को आपने डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, या फिर पहले कॉलम को आपने कर लिया प्लस दूसरे कॉलम को कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में जो डेल एक्स ये आपके पास दे रखा है, सपोज fx gx hx abc अल्फा बीटा गामा, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटीग्रेशन ऑफ hx। ठीक है, क्वेश्चन चालू करते हैं इसके। तो प्रूव दैट डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, प्रूव करना है इसको, कुछ नहीं, सॉल्व कर लो खोल करके, तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -x³ -x + x, और ये आपका इज इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं थीटा की कोई टर्म नहीं है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो मैंने बोला था आपको क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्रैमर रूल से सॉल्व करो इसको। आप उसको लगाओ, D1 D2 D3, D की वैल्यू निकाल दी, नॉन जीरो है, D1 D2 D3 आ गया हमारे पास। नॉन जीरो होता था तो हम बोलते थे यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा तो x इक्वल टू Δ1/Δ, y इक्वल टू Δ2/Δ, z इक्वल टू Δ3/Δ। वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये दे रखा है, आपको उसको प्रूव करना है, कुछ नहीं, इसको एक्सपेंड कर लो या प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप। यहाँ पे इसने प्रॉपर्टी लगाई है, आप देख सकते हैं C1 की जगह हमने कर दिया C1 + C2 + C3, तो आपके पास ये आ गया। यहाँ से आपने 2abc बाहर कॉमन ले लिया, आपको 1 तो मिल गया। अब आपको और चाहिए है, अब आप क्या करोगे, R2 की जगह R2 - R1, R3 की जगह R3 - R1, इसको ऐसे प्लेस कर दिया, ये आपके पास a + b + c का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लो। नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपके पास पूरा आ गया है, इसको आपने खोल के ऐसे पूरा चेंज करके लिख लिया है। अब आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लगा लो, ऑपरेशन लगाओगे आपके पास ये आ जाएगा। ये आप देख सकते हो दोनों रेशियो में आ गए, रेशियो में आ गया तो आप इसको डायरेक्ट 0 कर दो। ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास अगर ये रेशियो में आ चुके हैं तो आप डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हो, ये हमने पहले भी बात करी थी इस बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग एवेलुएट द डिटरमिनेंट। अगर एक्सपेंड नहीं करना है, एवेलुएट करना है, तो यही की तरीका है, प्रॉपर्टी लगाओ, तीनों को ऐड कर दो, तीनों आपके पास ये आ गए, और ये तीनों मिला करके आपके पास 0 हो गया, आपका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपके पास लैम्डा एंड अल्फा बी रियल, फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन λx + sin λy + cos λz इक्वल टू 0। यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन है आपके पास, इसको सॉल्व करो, आपके पास आ जाएगा। अपना डेल्टा वाला मेथड लगा लो, सिंपली आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। ये होमोजीनस है तो पहले डेल्टा चेक करो, डेल्टा 0 आ गया, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे तो उनको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको आप जनरल फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये था हमारा आज का सेशन। आप आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको कोई भी डाउट है आप हमारी ईमेल आईडी जो है IITJNocturnal@gmail.com इस पर भेज सकते हैं।
24/7 हमारे पास डाउट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। किसी भी डाउट का आंसर आपको 2 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।